नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारी और रैलियों के लिहाज से देखें तो हर विधानसभा में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की है तो वो इन्हीं की है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूर्वांचल, ये तो आपने लगातार पहले फेज से मैं लगातार देख रहा हूं कि आपने अलग अलग इलाकों में, मैं कहूं कि जिससे बड़े पैमाने पर रैलियां आप कर रहे हैं इस इलाके में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसी इलाके से लखनऊ की विधानसभा का रास्ता जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती इस इलाके में बीजेपी के सामने है? जैसा माहौल पब्लिक मीटिंग्स में देखने को मिल रहा है और वैसे जो भी दूसरे स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उस आधार पर हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। जिस तरीके से विकास के नाम पर शुरुआत हुई चुनाव प्रचार की, उसके बाद आपकी जो विरोधी पार्टियां वो आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी उसको डाइवर्ट कर रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। क्या जवाब है आपका? नहीं, मैं समझता हूं कि अपोजिशन के लोग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि केवल दो ही इश्यूज पर चुनाव होने चाहिए, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है गुड गवर्नेंस के मामले में और डेवलपमेंट के मामले में, दोनों में। इसीलिए वो लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे कदापि उचित नहीं माना जा सकता है। और मैं तो सुझाव भी उनको देना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति या कोई इंडिविजुअल नहीं होते, व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि स्वयं में वो एक संस्था होते हैं। तो चाहे संस्था हो अथवा सिस्टम हो, कोई व्यवस्था हो, कभी भी किसी को इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और इसकी डिग्निटी को लोअर डाउन करने की भी कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसके कारण एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे समाज का और पूरे देश का नुकसान होता है उससे। क्योंकि जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल हो रही है, जिस तरीके से मुद्दों की बजाय व्यक्तिगत आरोपों पर दौर चला गया है, क्या ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल इस लड़ाई को जानबूझकर मुद्दों से अलग हटा रहे हैं? एक मतदाता के लिहाज से मैं देखूं तो हाँ, मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए, वो जानते हैं इस सच्चाई को कि इन दोनों मुद्दों के आधार पर हम किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के आगे टिक नहीं सकते। इसीलिए बराबर कुछ ऐसे ऐसे आरोप वो लगाते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो सके इन मुद्दों से। मैं बीएसपी की बात करूं, जो यहां पे एक बड़ी फोर्स है, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का, दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी झूठे वादे कर रही है, रिजर्वेशन को खत्म कर सकते हैं। किसानों को लेकर उनका कहना है कि जो वादे पहले किए वो पूरे नहीं होंगे, जबकि आप एक भी ऐसा वादा नहीं है जिसके बारे में कोई ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए और पूरे नहीं किए। हम जो भी वादे करते हैं हर वादे को पूरा करते हैं, क्योंकि इस सच्चाई को हम जानते हैं कि आजाद भारत में पॉलिटिशियंस की वर्ड्स और डीड्स यानी कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनसामान्य का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ है। और यह मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट ऐसे ही नेताओं ने पैदा किया है जिनके वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की अकेली राजनीतिक पार्टी है जो भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। इसलिए हमारे कृति और कथन में कभी अंतर नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हुआ और एक नारा दिया गया कि साथ पसंद है, कहा जा रहा है कि बीजेपी इससे परेशानी में पड़ गई है। सवाल यह है कि वो स्वयं परेशानी में थे, इसीलिए उनको गठबंधन करना पड़ा। नहीं तो इसके पहले कभी भी समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था। एक बार बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ किया था, उसके बाद किसी के साथ नहीं किया। और जिस कांग्रेस पार्टी का विरोध करके मुलायम सिंह जी ने यह समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया, आज उन्हीं का परिवार उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहा है। यह हताशा और निराशा इसके पीछे नहीं तो इसे और क्या कहा जाए। जिस तरीके से किसानों का हाल है और खेती की मैं बात करूं, खासकर पूर्वांचल में मैं देखा उद्योग धंधों की हालत से लेकर, क्या सरकारों के पास या दलों के पास कोई एजेंडा या मैप नहीं रहा जिसके चलते आज हम यहां पर खड़े हुए हैं, या फिर उसको लागू करने को लेकर नीति में कहीं कोई है? हम लोगों के पास है। अब जैसे मैंने किसानों के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, इस देश का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा ग्राहक यदि कोई है तो इस देश का किसान है।
और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब तक इसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, क्रय क्षमता इसकी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम भारत की अर्थव्यवस्था को जो मोमेंटम देना चाहते हैं, जो गति देना चाहते हैं, हम वो किसी भी सूरत में दे नहीं सकते। क्योंकि मेजर पॉपुलेशन किसानों की है जो एक प्रोफेशन में लगी हुई है। उनकी जेब में पैसा आ गया, अपने आप दुकानदार की दुकानदारी चलने लगेगी, डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरी, वकील की वकालत, सारा हिंदुस्तान यानी पूरी अर्थव्यवस्था में भी एक गति आएगी। एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है बेरोजगारी को लेकर, और कहा ही जाता है कि इस प्रदेश में सरकारी नौकरियां निकलती जरूर हैं, लेकिन वो कोर्ट के दरवाजे पर आकर दम तोड़ देती हैं। बीजेपी क्या करेगी? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी नौकरियों के द्वारा ही उसको दूर किया जा सकता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी भी गवर्नमेंट आएगी, हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी भी एक सीमा है। हां, इतना जरूर हो सकता है कि हम ऐसे नौजवानों को आइडेंटिफाई करें और उनको 2 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग देकर उनके अंदर हुनर पैदा करें, माने स्किल डेवलप करें। और जब वो स्किल डेवलप हो जाए उसके अंदर 2-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद, तब उससे हम कहें कि तुम अपना जो भी काम करना चाहते हो इस हुनर के आधार पर कर सकते हो। यदि पैसे की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा फंड एक जनरेट किया जाना चाहिए। जैसे हम लोगों ने तय किया है कि एक स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड हम डेवलप करेंगे यहां पर उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए का। जिन नौजवानों को जिनके अंदर हमने 2 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग दी है और एक कुछ हुनर पैदा हो गया है, यदि वह आवेदन करता है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए की कर्ज की जरूरत है, तो सस्ते ब्याज दर पर उसको हम कर्ज मुहैया कराएंगे ताकि वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा आपका एक पुराना विषय रहा है, और मुझे याद है कि उस वक्त में नकल को लेकर जिस तरीके का माफिया राज था उसको आपने खत्म किया था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ये एक समस्या तेजी के साथ फिर समाजवादी पार्टी का उस समय मुलायम सिंह जी उस समय जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने यही जन छात्रों से कहा था कि यदि हमारी सरकार भी बनती है, सरकार बनने के उसी दिन मैं जो नकल विरोधी कानून है राजनाथ सिंह का उसको मैं समाप्त कर दूंगा। उन्होंने समाप्त कर दिया, इसी पर चुनाव जीत के आए थे। इसीलिए मैं कहता हूं ये लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए करते हैं, हम राजनीति समाज बनाने के लिए करते हैं, देश बनाने के लिए करते हैं। इसीलिए इतना हार्श डिसीजन मैंने लिया उस समय, ये लोग नहीं ले सकते। विकास को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने कई सारे हाईवे बनाए हैं, लखनऊ शहर को हमने बदल दिया है, तो फिर बीजेपी का विकास और समाजवादी का पार्टी का विकास ये दोनों अलग कैसे होंगे, कैसे अलग हैं? वैसे मैं समझता हूं कि धीरे धीरे उनकी समझ में बात आ जाएगी। एक हाईवे बनाना कोई मेजर अचीवमेंट नहीं होता है, और किसी भी सरकार का कोई अचीवमेंट ये नहीं है एक हाईवे बना दिया। उन्हें सच्चाई को समझना चाहिए कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 लेन 6 लेन 8 लेन हाईवेज का जाल सारे हिंदुस्तान में बिछाया है। एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव से पहले रहा, वो था करप्शन को लेकर प्रदेश में, और दूसरा कुछ खास लोगों को हर जगह तरजीह देने को लेकर। कैसे इसे आप दूर करेंगे अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है? देखिए, करप्शन के बारे में मेरा यह मानना है कि करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए आवश्यक है कि सिस्टम में कुछ चेंजेज लाए जाने चाहिए, कुछ प्रोसीजरल चेंजेज भी होने चाहिए, तब जाकर इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अपने में वो पर्याप्त नहीं है मैं मानता हूं। जैसे पुलिस कांस्टेबल्स के सिलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो फिजिकल टेस्ट में पास कर गया, क्वालिफाई कर गया, उसमें इंटरव्यू में उसको निकाल दिया। बहुत सारे इधर करप्शन के मुख्य कारण था वो, ये सभी जानते हैं, उसको निकाल दिया। तो हम लोगों ने तय किया है कि कम से कम पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल टेस्ट ही हमारे लिए पर्याप्त होगा, कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। धांधली समाप्त हो गई। सब कुछ निर्भर करता है मुखिया कैसा है, शिखर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति कैसा है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। गंगोत्री पवित्र होगी, गंगोत्री से निकलने वाली गंगा भी पवित्र होगी। लेकिन अखिलेश की टीम कहती है कि मुख्यमंत्री पर कोई अब तक करप्शन के आरोप नहीं है और पूरी तरह से बेदाग हैं, और उन्हें बेवजह घसीटने की कोशिश बीजेपी के कुछ नेता कर रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है उनके बारे में, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि उन्हें इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है और ये आदेश करना पड़ा है कि नहीं, इसके खिलाफ जो है रेप के मामले को लेकर, सामूहिक बलात्कार के मामले को लेकर FIR दर्ज की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा
किन शब्दों का मैं प्रयोग करूं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए। सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं, बलात्कार के मामले में अपने कैबिनेट मिनिस्टर पर एफआईआर दर्ज करो। ये तो पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि चाहे परिवार हो अथवा देश हो, वो लोक लाज के बिना नहीं चल सकता। तो राजनीति में काम करने वाले लोगों को भी लोक लाज का कम से कम बराबर ये ध्यान रखना चाहिए। मैं इसी पर आना चाह रहा था, क्योंकि मैंने आपका दौर भी देखा है और उस वक्त कड़े फैसले भी देखे थे, लेकिन जिस तरह की कंपल्शन है पार्टियों में, टिकट वितरण हो या फिर नेताओं को शामिल करने का सिलसिला, राजनाथ जी ये सच है कि नीतियां या फिर विचारधारा कहीं दरकिनार होती जाती है धीरे धीरे राजनीति। किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए उसे। या तो अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा जो नीतियां आपने निर्धारित की हैं उन नीतियों के आधार पर आप अपने कदम आगे बढ़ाइए। मैं तो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। अब जैसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानव दर्शन, यह हमारी जो है एक दार्शनिक अवधारणा है हमारी पार्टी की। एकात्म मानव दर्शन में मनुष्य केंद्र बिंदु में है। मनुष्य को केंद्र बिंदु में मानकर हम परिवार के बारे में सोचते हैं, मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर समाज के बारे में सोचते हैं, मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर हम संसार के बारे में सोचते हैं, और मनुष्य को केंद्र बिंदु में मानकर हम पूरी सृष्टि के बारे में सोचते हैं। सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। हम इस रूप में सोचते हैं। यही कारण है कि कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर हम कभी भी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के पक्षधर नहीं रहे हैं। चाहे कोई किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, कोई किसी मजहब का हो, चाहे किसी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, मैं कभी नहीं करता, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है, अपनी जो हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके प्रति कमिटमेंट है, इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कभी। क्योंकि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में, हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, करीब 50 के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं जो आप में दूसरी पार्टी से आप लोग के आए हैं। पार्टी कैडर में कुछ शुरुआती दिनों में नाराजगी रही, हालांकि मनाने की कोशिश तो पूरी तरीके से की गई है, लेकिन इससे कहीं नहीं लगता कि जो कार्यकर्ता 10 साल 20 साल तक पार्टी के साथ जुड़ा रहा, खून पसीना बहाता रहा, कहीं उसके भविष्य या उसके कदम बढ़ने को रोकने का एक प्रयास है? नहीं, देखिए, राजनीति में सबकी अपेक्षा रहती है कि हमको टिकट मिले, हम विधायक बने, मंत्री बने, सबकी अपेक्षा रहती है। लेकिन मैं समझता हूं कि सबकी ये अपेक्षा पूरी होना असंभव है, सबकी नहीं होती है। लेकिन इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा कि जिसका कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में, पार्टी को बनाने में, यदि उसको टिकट नहीं मिल पाया तो उसको दूसरे तरीके से भी सम्मान दिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको कोई ना कोई ओहदा दिया जा सकता है। गवर्नमेंट बनने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कि उसे इन्वॉल्व किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में रण को जीतने के लिए कांग्रेस के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ हाथ मिलाया। आप लोगों ने कुछ क्षेत्रीय दलों को साथ लिया। आपकी रणनीति कितनी अब तक कारगर दिख रही है और क्षेत्रीय दल वाकई कि आपको हेल्पफुल दिखते हैं? तो उससे लाभ होगा, राजनीतिक दृष्टि से भी लाभ होगा और प्रदेश के हित में भी है। क्योंकि हमारी धारणा यह भी है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज न सर्वाइव करें इस देश में, यही देश के हित में है। चुनाव के बाद क्या वो बड़ी चीजें होंगी जो पार्टी देखेगी चेहरे के तौर पर, क्योंकि वादे बहुत ज्यादा हैं और मैं कहूं कि उम्मीदें भी जनता के सामने ज्यादा होगी? सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उस सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का पार्ट मैं भी हूं, तो मैं समझता हूं कि संबंध में उसी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही हम लोग डिसीजन करेंगे। जिसको करेंगे वो प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर ही वो फैसला करेंगे जो प्रदेश को आगे ले जा सके। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके का चुनावी माहौल है, एक हाइपोथेटिकल पोजीशन दिखती है कि शायद कुछ सीटों का आंकड़ा अगर कम ज्यादा होता है तो फिर किस तरीके के ऑप्शंस होंगे और किस तरीके के कदमों की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि एक बड़ा प्रचार ये चल रहा है जो कि बीएसपी और बीजेपी को लेकर, जिसके बारे में आप जानते हैं। सवाल ही नहीं खड़ा होता। मैं बहुत दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और इसे मैं काल्पनिक प्रश्न मानता हूं कि बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं समझता हूं इसका उत्तर देने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आपने वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजनाथ सिंह जी, जिनके साथ हमने देखा कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़े चुनावी मुद्दे हैं, बीजेपी की रणनीति क्या है और चुनौती भी क्या है। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।